आपको ज्यादा एहसास होगा इसका। पहले तो मुझे बता दें निम्रा और फरजा, आप लोगों के स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी में? अभी चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं उस चैप्टर को, क्या मैं सही हूँ? जी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या आपने मेरे साथ पढ़ा है? जी और क्या आपने अपने पास प्रॉपर्ली नोट भी किया हुआ है वो चैप्टर? जी सर। और क्या आपको वो चैप्टर याद भी है? अब यहाँ पर जी नहीं सुनने में आ रहा, क्या वो आपको चैप्टर याद है? फरजा आपसे पूछ रहा हूँ। हम थोड़ा बहुत लेकिन रिवाइज करके। हाँ जब मिस पढ़ा रही हैं तो उस वक्त पढ़ते हुए क्या बिल्कुल ब्लैंक हैं आप, या आपको रिलेट हो रहा है, याद आ रहा है कुछ? नहीं नहीं ब्लैंक नहीं है। अच्छा निम्रा आप बताइएगा। निम्रा कैन यू हियर मी? निम्रा नौशाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है बेटा। हेलो। सर मेरी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है बेटा, मेरे ख्याल है। मुझे दोबारा बोलें। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है रुक रुक के। मैं कह रहा हूँ स्कूल में आपका भी वही चैप्टर चल रहा है जो इनका चल रहा है, फरजा का? जी सर। और आपने चैप्टर 2 पढ़ा था हमारे साथ? जी सर क्या पढ़ा आप था। रिवाइज करके जा रही हैं क्लास में? और क्या क्लास में पढ़ते हुए आपको कुछ याद आ रहा है या बिल्कुल भूल चुकी हैं आप? नहीं सर याद आ रहा है, अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट किया। क्या पढ़ा है, क्या टॉपिक पढ़ा है इसमें? हमने बस लिंकेजेस और लिंकेज के बारे में बस पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स में क्या लिंकेजेस होती हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने जो अपने पास लेक्चर नोट किए हुए थे, क्या आप लोगों ने इसको पहले, अगर पहले से अच्छे से रिवाइज कर लें तो अच्छा ना हो जाए कि रिवीजन आपके पास, या अगर जो है वो मतलब उस तरह का, तो क्लास में आप लोगों को जरा आगे रहेंगे। सेल साइकिल ठीक है कितने बच्चों मैं ने, अभी। सेल साइकिल आपने रिवाइज किया हुआ है अच्छे से? जी जी क्या हुआ? फर्जा आपने? जी अच्छा, तो मेरे बच्चे ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तो फिर आपकी बड़ी कड़ी इम्तिहान लेगा, क्योंकि इस चैप्टर को आपने बहुत ज्यादा फोकस होकर करना है। मैंने बार बार बता दिया कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स के अंदर सबसे अहम चैप्टर यही है, इसलिए इसमें तो कोई रिस्क लेने का मतलब और चांस ही नहीं है कि आप रिस्क ले लें। इसके बाद हम 1 और 4 की तरफ जाएंगे, और पहले 6 चैप्टर्स खत्म करने के बाद हम अपनी एक मॉक सीरीज या जो भी मिड टर्म, आपके स्कूल के मिड टर्म से पहले हम मिड टर्म कंडक्ट करेंगे, ताकि जो है वो ये 6 चैप्टर्स की तैयारी आपके स्कूल से पहले अच्छे से हो जाए। चैप्टर नंबर 6 जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस का, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। कुछ याद किया हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, या मैं पीछे पूरा रिवीजन दूं? सबाहत, अबीहा? सर किया हुआ। किया हुआ है। तो उसके बाद हमने बताया कि भाई ये वाटसन क्रिक, ये वो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली दफा डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में बयान किया। उन्होंने कहा डीएनए जो है वो बना होगा न्यूक्लियोटाइड से, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। जरा मुझे जल्दी जल्दी रिपीट कराएंगे। न्यूक्लियोटाइड हम किस कंपाउंड को कहते हैं जो कि एटलीस्ट 3 कंपाउंड से मिलकर बना हो? अबिया सईद, कौन से 3 कंपाउंड से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड बेटा? अबिया, अबिया का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जी। फर्जा, निम्रा? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप। जी, न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? शाबाश। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप। निम्रा आप मुझे बताओ, निम्रा आप बताओ बेटा कि नाइट्रोजनस बेसिस कितनी टाइप के होते हैं? 4 टाइप। डायरेक्ट 4 पे चले गए, जरा स्टेप बाय स्टेप जाओ। दो पहले 2 कैटेगरीज दो हैं, कौन टाइप कौन से? मोनोसाइक्लिक और डाइसाइक्लिक। उनका असल नाम क्या होता है? वो मोनो और डाई तो हम इनको रिंग की वजह से कहते हैं, असल नाम क्या होता है? pyrimidine एंड प्यूरीन। ओके, फर्जा आप मुझे बताओ विच 2 बेसिस आर प्यूरीन बेसिस? साइटोसिन और थाइमिन। प्यूरीन पूछा है मैंने। पुगा, पुगा ओ अच्छा, ग्वानिन और एंड एडेनिन। एडिनिन। सबाहत आप बताओ बेटा, पिरिमिडीन बेसिस कौन सी होती है? सर साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थायमीन। ये मैंने निमोनिक भी लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद फिर मैंने तीनों न्यूक्लियोटाइड को
अरेंज कर, तीनों चीजों को अरेंज करके एक न्यूक्लियोटाइड बनाकर दिखाया था कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है। तो आपने देखा ये पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल है जिसपे कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। मैंने बॉन्ड के नाम भी बताए थे। कार्बन नंबर 1 के साथ जो बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजनस बेस का, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बन नंबर 5 पर जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आर वी ऑल क्लियर? Yes, sir. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक ट्विस्टेड लेडर का स्ट्रक्चर होता है जो कि आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। मेरे बच्चे, मजे की बात यह है कि अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो हमें एक ट्विस्टेड लेडर लगता है या एक हेलिकल स्ट्रक्चर लगता है, वो शुरू से एक हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि अगर हम इस डीएनए को अनजिप करें, डीएनए को क्या करें, अनजिप करें, यानी कि डीएनए को यहां से इमेजिन करें कि हम डीएनए को यहां से अनजिप कर रहे हैं और डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं अलग होते हुए। आप समझ रहे हैं? तो जब हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं तो हमें नजर आता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो तो हेलिकल है ही नहीं, बल्कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करने पे हमें नजर आता है कि वो डीएनए के स्ट्रैंड्स तो लाइक अ नॉर्मल स्ट्रैंड स्ट्रेट है। ये लेडर तो एक नॉर्मल लेडर की तरह सीधी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते हैं तो ये हेलिकल अरेंजमेंट में चले जाते हैं। ये आंसर हमें उस वक्त मिलेगा जब हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। तो आए समझते हैं, मैं इसको रिवर्स में लेके जा रहा हूं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था हेलिकल स्ट्रक्चर, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हमने अनजिप किया, इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक स्ट्रैंड कैसा होगा। तो इसको आप यहाँ पर फॉलो कीजिए मेरे साथ डायग्राम में। अगेन डायग्राम की सारी इंपॉर्टेंस है। अब इस एक स्ट्रैंड को, मैं ये वाला स्ट्रैंड आपके सामने इस वक्त ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर ड्रॉइंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। आपको मालूम है एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है बच्चों? क्या एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा ही होता है जैसा मैं बना रहा हूं? जी सर। जी सर। यस सर। ये एक न्यूक्लियोटाइड की शेप है, आप अच्छे से जानते हैं। तो अच्छा जी, और आपको मालूम है अभी कि जो डीएनए है उसका स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो मैं मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड एक बार बना लूं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। आप चाहें तो बना सकते हैं मेरे साथ। ऑटो करेक्शन की वजह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप तो मेरे ख्याल से समझ तो पा रहे होंगे कि क्या बन रहा है। अच्छा, क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रही है? ये सारे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड हैं। अब आए समझते हैं क्या हो रहा है। बेटा ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाते हैं, और लाइन अप होने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। होता ये है कि ये कौन सा कार्बन था, कार्बन नंबर 1, ये था 2, 3, 4 और 5। यस और नो? यस इसका सर। मतलब है ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 5 है, ये 3 है, ये 5 है ना? ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है। होता ये है कि when nucleotides are lined up, what happens is that a new chemical bond is formed
between carbon number 3 and carbon number 5. Between carbon number 3 and carbon number 5. तो अगर आप इस चीज को इमेजिन करो तो यू कैन क्लियरली सी कि जब ये आपस में ज्वाइन होंगे दे विल मेक टुगेदर अ स्ट्रैंड. यस और नो? कैन यू सी देम एज अ स्ट्रैंड? यस, यू कैन सी देम एज अ स्ट्रैंड. तो अब क्या हुआ कि ये जो चीज हम यूं देख रहे थे यहां पर ये हमें नजर आ रही थी, ये पूरा जो हमें नजर आ रहा था, नाउ वी कैन सी कि ये किस तरह से खड़ा हुआ है. ठीक है, दिस इज 3 to 5 सीक्वेंस. न्यूक्लियोटाइड्स आर असेंबल्ड टुगेदर in 3 to 5 sequence because carbon, the bond is formed between carbon number 3 and carbon number 5. This is called 3 to 5 sequence. Am I clear? That's how one strand is made up of. अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, डेफिनेटली यहाँ पर अगर नाइट्रोजिनस बेस में पुट करूं तो अगर मान लो यहाँ एडिनिन है तो हो सकता है यहाँ पर गुआनिन हो सकता है यहाँ फिर से गुआनिन हो सकता है यहाँ साइटोसिन हो, यहाँ फिर से एडिनिन हो, यहाँ थायमिन हो, कोई भी बेस हो सकती है. यस और नो? भाई चारों बेसेस जो आपने पढ़ी थी उनमें से कोई एक बेस होगी. मुझे निम्रा और फरजा की आवाज सुनने में नहीं आ रही है. जी निम्रा, फरजा, नहीं समझ में आ रही बात? नहीं सर, आ रही है. आ रही है सर, आ रही है. ओके, ये आपको बात समझ में आ गई. अब आ जाए सामने वाले स्ट्रैंड पर. बेटा सामने वाले स्ट्रैंड पर पहली चीज, सामने वाले स्ट्रैंड को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के लिहाज से कुछ ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री. यानी जो मैं नया स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड बनाऊंगा वो इसके लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री होता है. कैसे आए समझते हैं. मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो. सबसे पहली चेंज, अगर तुम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मेरे साथ पढ़ा था तो तुम्हें याद होगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी तुमने ये पढ़ा था कि शुगर का मॉलिक्यूल रिवर्स हो सकता था सेलुलोज के स्ट्रक्चर के अंदर. जी सर, जी हो सकता है. भाई फर्जा याद आता है, सेलुलोज के स्ट्रक्चर में शुगर का मॉलिक्यूल रिवर्स हो जाता है जी. 180 डिग्री रिवर्स. तो आप देखें मैंने शुगर का मॉलिक्यूल उल्टा बनाया है और उल्टा बनाने पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ. उल्टा बनाने पे कोई और तब्दीली नहीं आई, बस कार्बन नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और कार्बन नंबर 5 ये बनाया मैंने. इज दैट क्लियर? तो पहली चीज जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे बेटा हमें नजर आती है, क्या नाम है तुम्हारा, सबाहत, तुमने अभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा अभी, लेकिन तुम्हें ये नजर तो आ रहा है ना कि दूसरे स्टैंड पे क्या तब्दीली नजर आ रही है हमें, कि दूसरे स्टैंड पर हमें, सॉरी अभी क्लियर बात समझ में आ रही है? अलाइनमेंट की, कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो 180 डिग्री रिवर्स हुआ है. क्या ख्याल है? जी सर. मेरे बच्चे सबसे पहले हमें ये नजर आ गया. अच्छा, इसमें अगर लेबलिंग कर लें तो आप अच्छे जानते हैं कि ये कार्बन नंबर 5 होगा और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 3 होगा. यस और नो? यस सर. यस. अब ये दूसरे वाले स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे जुड़ते हैं, उसमें कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना लेता है. कार्बन नंबर 5 किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? कार्बन नंबर, बोलो बेटा. कार्बन 3. कार्बन 3 के साथ. वहां क्या हो रहा था, सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या हो रहा था कि कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ रहा था. यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ रहा है. यानी इसको हम कहते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, अब आप देख रहे हो दो थ्रेड्स आपको नजर आ रही है. अगर आप पूरे पिक्चर को इमेजिन करो, दो थ्रेड्स आपको पैरेलल एक दूसरे की खड़ी हुई नजर आ रही है. जी सर. और यस सर. एक स्ट्रैंड पर हम कहते हैं जो सीक्वेंस है वो 3 to 5 सीक्वेंस है और दूसरे स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंस है वो 5 to 3 सीक्वेंस है.
या इसको यूं भी कह सकते हैं 3 to 5 प्राइम सीक्वेंस, 3 to 5 सीक्वेंस, और दूसरे स्टैंड पे 5 to 3 या 3 to 5 प्राइम सीक्वेंस। प्राइम सीक्वेंस मतलब उल्टी डायरेक्शन में, यानी 5 to 3। ये दो सीक्वेंसेस हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। अच्छा, ये जो बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पर, क्योंकि आपको याद होगा कार्बन नंबर 5 पे कौन लगा हुआ है? फॉस्फेट, यस और नो? यस कार्बन नंबर 5 पे क्या Yes, लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है। Yes, तो sir. ये जो नया वाला बॉन्ड बन रहा है ना, दैट इज आल्सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये नया वाला बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है? Phosphodiesterone. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये अच्छे से समझो। मुझे पता नहीं तुम लोग स्कूल तक याद भी रखोगे इसको या नहीं रखोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग को वाकई अच्छी से अच्छी, तो ये चैप्टर बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको अच्छे से आ भी जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब तो मुझे ये डर लग रहा है तुमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिस पूरा जहन से तुमने निकल गया। रिवाइज किया था तुमने फरजामानी कॉपी का सारा काम अपनी? सर अभी इंट्रोडक्शन टाइप दी थी, इतना ज्यादा नहीं करवाया मैंने। अबे तो तुम अपने तौर पे तो रिवाइज करोगी ना, कि क्लास के अंदर जी हर जी सवाल का आज जवाब दोगी। हर मिस ने यहाँ सवाल पूछा, ठक करके जवाब मिस ने, बल्कि मिस से उल्टे आपने सवाल पूछ लिए कि मिस जरा ये तो बताएं। तो मिस भी हैरान के जी सर। फर्जा को क्या हो जाए, फर्जा को क्या हो गया भाई। और इससे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। खैर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से दो स्ट्रैंड खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, आप देखें लेडर के, अगर इसको लेडर की तरह इमेजिन करो तो लेडर की जो साइड्स हैं वो खड़ी हो गई हैं, ये सुनो। यस सर। यस सर। अगर मैं क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक ले आऊं, तो मैं कह सकता हूं कि जो लेडर होती है, ट्विस्टेड लेडर, इसकी जो साइड्स हैं या जो इसकी बैकबोन है, वो शुगर फॉस्फेट पे खड़ी होती है, ये सुनो। यस सर। अगर आप गौर से देखें तो आपको सारी बैकबोन में शुगर फॉस्फेट ही तो नजर आ रहा है। शुगर और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है ना, ये सुनो। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अभी है सही। अगर एक लेडर है तो इस लेडर की जो बैकबोन है, इस लेडर के जो आर्म्स हैं, इस लेडर की जो साइड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट्स, यस और नो। एक एक कीवर्ड बता रहा हूं मेरे बच्चे, भूलना नहीं है। शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं। आर वी ऑल क्लियर? यस सर। अभी हाँ, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं Yes, आ रही है sir. मुझे? यस सर, समझ आ गया। बेटा मुझे रिस्पांस चाहिए होता है मुसलसल। कभी फर्जा की आवाज गायब होती है, कभी अबिया की, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। मुझे चारों की आवाज सुननी है। अच्छा, अब आ जाए अगली बात। अगली बात ये है जो वाटसन क्रिक ने बताई, और बल्कि वाटसन क्रिक के बाद इसमें एक और बंदा ऐड हुआ जिसका नाम है शरगाफ। शरगाफ शरगाफ सर पहले ये बना ले। नहीं अभी नहीं, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, पूरा तो कंप्लीट करने दो मैंने। शरगाफ ने ये बताया कि लेडर के साइड्स तो तुमने बना लिए, अब स्टेप्स भी तो बनाने। स्टेप्स अभी तक आप देखें कि स्टेप जुड़े हुए नहीं है। आपको लग तो रहा है कि स्टेप बन रहे हैं, लेकिन स्टेप अभी तक जुड़े हुए नहीं है। तो स्टेप कैसे बनेंगे? तो स्टेप बनाने में शुगर फॉस्फेट का रोल नहीं होगा, बल्कि किसका रोल होगा? नाइट्रोजिनस बेसिस का। बेस का। ठीक है जी। और नाइट्रोजिनस बेसिस अपनी पेयरिंग के जरिए स्टेप्स बनाएंगी। कैसे, ये समझना है। तो शरगाफ ने बताया कि कोई भी नाइट्रोजिनस बेस किसी से पेयर नहीं करेगी, बल्कि ये पेयरिंग हाईली स्पेसिफिक है। एडिनिन ऑलवेज पेयर विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन, और वाइस वर्सा। दोबारा सुना, देखो वो नाइट्रोजिनस बेस वाले पे चले जाएं जरा। 4 तरह की बेसिस थी ना ये। एडिनिन ऑलवेज पेयर विद थायमीन, देखो एक प्यूरिन में से आ रही है और एक पिरिमिडीन में से आ रही है, नजर आ रहा है तुम लोगों को। और साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन। सी हमेशा जी के साथ पेयर। अब यहां से बच्चों को ना कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, इसीलिए पहले मैंने निमोनिक बताया था, ताकि तुम लोगों को ये याद हो। यानी उनको पेयरिंग और इसमें मिक्स हो जाता है कि कौन सी प्यूरिन थी, कौन सी पिरिमिडीन थी। अब पुग्गा वाले बात से याद रहेगा कि यार ग्वानिन और एडिनिन जो है वो प्यूरिन थी, और पीसीटी वाली बात से याद रहेगा कि पिरिमिडीन और में साइटोसिन और थायमीन आती है। लेकिन जब पेयरिंग की बात करेंगे तो समझाना ये है कि एक बेस डाइसाइक्लिक और एक बेस मोनोसाइक्लिक आपस में पेयर करती है। तो एडिनिन उसमें हमेशा थायमीन से पेयर करेगी और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करेगी। एम आई क्लियर टू यू? यानी एक मोनोसाइक्लिक एक डाइसाइक्लिक से, लेकिन कौन सी किससे करती है याद रखना है, इसको मिक्स नहीं करना है। अब यहां तक आते जाते ना बच्चा भूल जाता है कि क्या ए और टी दोनों प्यूरिन थी। नहीं, ए और टी में से
अगर आपको पुगा याद है तो आपको याद आ जाएगा कि एडेनिन जो है वो प्यूरिन थी और थाइमीन जो है वो पिरिमिडीन बेस थी। तो शरगाफ ने बताया कि जो बेस पेयरिंग है वो हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी अगर एक न्यूक्लियोटाइड यहां वाला एडेनिन है तो इसके सामने लाजमी कौन होगा? थाइमीन। अगर यहाँ सामने वाला गोनिन है तो उसके लाजमी सामने क्या होगा? क्योंकि ये किसी और से पेयर ही नहीं करेगा, यहाँ पर साइटोसिन आएगा तभी पेयरिंग होगी। इसी तरह अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ भी क्या होगा? साइटोसिन। अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा? ग्वानिन। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा? थाइमीन। और यहाँ थाइमीन है तो क्या होगा? एडेनिन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही आपस में पेयर कर सकते हैं। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सबहात इंफॉर्मेशन हजम हो रही है? जी सर। या ज्यादा लग रही है? नहीं सही। क्या काम है? एडेनिन और थाइमीन जो पेयर करते हैं, बॉन्डिंग के नाम भी याद रखने, तो वो किससे पेयर करते हैं बेटा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन जब पेयर करते हैं तो दे पेयर बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरा बोलना, ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में फर्क है। समझ में आ रही बात? जी सर। जी सर। ये डायग्राम बनाने में मेहनत जरूर लग रही है मेरी, लेकिन आपको डायग्राम ही से सब कुछ याद रहेगा। ठीक है जी। ये बन गए स्टेप्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से लैडर जो है वो खड़ी हो गई। अब शरगाफ ने पहले तो ये कहा कि भाई स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है, कोई भी किसी के साथ पेयर नहीं कर जाएगा, बल्कि पेयरिंग हमेशा इस हाईली स्पेसिफिक तरीके से होगी। अब उसने इस अपने रूल में एक बात और भी कही जो बड़ी ऑब्वियस है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर 1000 थाइमीन है, डीएनए के एक स्ट्रैंड पर 1000 थाइमीन है, तो उसके दूसरे स्ट्रैंड पर एडेनिन कितने होंगे? 1000। क्या लॉजिक है इसकी फर्जा? फर्जा इसकी लॉजिक क्या है बेटा? कि अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पर 1000 एडेनिन है तो इन्होंने बच्चों ने बताया कि दूसरे स्ट्रैंड पर थाइमीन भी 1000 होंगे। क्या लॉजिक है इसकी? क्या हो गया? फर्जा कहां चली गई? फर्जा, हेलो हेलो हेलो। जी सर। फर्जा कहाँ मर गई? जी निम्रा, आप बताएं क्या लॉजिक है बेटा इस बात की? आपने कैसे कहा कि एक पे 1000 एडेनिन है तो दूसरे पे थाइमीन भी 1000 होंगे? क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही बॉन्ड करेगा, तो इसलिए। वेरी गुड। क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही पेयरिंग करता है, तो अगर 1000 एडेनिन एक सीक्वेंस में है तो वो थाइमीन जब तक सामने 1000 नहीं होंगे तो पेयर कैसे करेगा? तो इट मींस इट इज वेरी ऑब्वियस। तो शरगाफ ने क्या कहा? शरगाफ ने ये बता दिया कि भाई डीएनए पर जो स्टेप्स बनते हैं इस लैडर के, वो बनते हैं किसके थ्रू? द नाइट्रोजीनस बेसिस के थ्रू, जो स्पेसिफिक वे में पेयर करते हैं। और अगर एक स्ट्रैंड पर मौजूद किसी एक बेस की क्वांटिटी आपको पता चल जाए तो दूसरे स्ट्रैंड पे मौजूद उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगी आप उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि एक स्ट्रैंड पर 30% एडेनिन है तो डेफिनेटली दूसरे स्ट्रैंड पर 30% थाइमीन होगा। अगर एक स्ट्रैंड पर 20% ग्वानिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे 20% साइटोसिन होगा। आर बी ऑल क्लियर? इज दिस क्लियर एंड लॉजिकल? यस सर। अब एक आखिरी सवाल रह गया। फरजा, तुम्हें अब आवाज आ रही है? किधर हो तुम? जी सर, आ गई आवाज। कहाँ चली गई थी तुम यार? तुमसे सवाल ने पूछा था सर मैं दोबारा कनेक्ट कर रही थी। तुम्हें समझ में आ रही है स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन किससे पेयर करेगा? और शरगाफ का रूल कि एक स्ट्रैंड पर जितनी अमाउंट एक बेस की होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस यानी जिससे वो पेयर करती है दूसरे स्ट्रैंड पर उसकी अमाउंट उतनी ही होगी। जैसे अगर एक स्ट्रैंड पर 1000 ग्वानिन के मॉलिक्यूल हैं तो दूसरे स्ट्रैंड पर साइटोसिन के मॉलिक्यूल भी 1000 होंगे। यस और नो? जी सर। अब एक आखिरी सवाल रह गया कि भाई ये लैडर तो सीधी सीधी खड़ी हुई है,
तो ये लेडर ट्विस्ट कैसे कर जाती है, ये लेडर टेढ़ी कैसे हो जाती है, हेलिकल कैसे हो जाती है, ये सीधी क्यों नहीं खड़ी रह पाती? तो उसका जवाब इस स्ट्रक्चर में खुद आपको नजर आ रहा है। जरा आप गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में जो स्टेप्स हैं उसमें कहीं कहीं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और कहीं कहीं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी लेडर के दरमियान में जो अट्रैक्शन है कहीं पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहीं पर वीक है, कहीं पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कहीं पर वीक है, कहीं पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कहीं पर वीक है, यानी ये यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। आप इमेजिन करो एक सीढ़ी है, अब सीढ़ी में कहीं पर तुमने स्टेप छोटे बना दिए हैं, कहीं पर बड़े बना दिए, कहीं पर जब छोटे बनाओगे तो आर्म करीब आ जाएगा, जब बड़े स्टेप्स बनाओगे दरमियान में तो आर्म्स दूर हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से बनाते जा रहे हो और सीढ़ी भी लंबी है, तो क्या वो सीढ़ी जो है जैसे जैसे लंबी होती जाएगी वो सीधी खड़ी रह पाएगी, स्टेबल रह पाएगी? बोलो भाई, अगर उसके नहीं सारे सर। स्टेप्स नो बराबर नहीं सर। है, बल्कि कहीं स्टेप छोटे हैं कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े, कहीं छोटे हैं बड़े, तो अल्टीमेटली जब आप उस सीढ़ी को लंबाई में खड़ा करोगे सीधा, तो आप देखेंगे कि वो सीढ़ी स्टेबल नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स पे फोर्सेस बराबर से ब्रेक नहीं हो, डिवाइड नहीं हो रहे। यही वजह है कि डीएनए के अंदर जब हम देखते हैं कि जगह जगह ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, जगह जगह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जगह जगह पर बिटवीन दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, कहीं कहीं पर वीक है। तो बेटा ये जो अनइक्वल फोर्सेस हैं इन बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, अनइक्वल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्सेस हैं, ये इन दोनों स्ट्रैंड्स को स्ट्रेट नहीं खड़ा रहने देती, बल्कि ये फ्री स्पेस मिलने की वजह से ट्विस्ट कर जाते हैं, ये फ्री स्पेस मिलने की वजह से टेढ़े हो जाते हैं, फ्री स्पेस मिलने की वजह से हल्का सा इनमें एंगल आ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाती है। एंड और ये हर ट्विस्ट यूजुअली हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद आता है। 10 न्यूक्लियोटाइड का मतलब हर 10 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ तक इतनी फोर्स अनबैलेंस हो जाती है कि स्ट्रैंड्स को खड़ा रखना, सीधा रखना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम देखते हैं कि हर 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद अप्रोक्सीमेटली एक टर्न, एक ट्विस्ट जो है वो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान में प्रोड्यूस होता है। एंड दैट्स हाउ दिस मॉडल of straight ladder twisted to form a ladder like this. Am I clear? Yes, sir. So that's primarily due to the unequal forces of attraction between the nitrogenous bases of two complementary strands. आप मेरे वर्ड्स को कैच कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? Between the nitrogenous bases of two complementary strands. And when I say unequal forces, these are unequal forces of hydrogen bonds, because thymine and adenine are paired with 2 hydrogen bonds and cytosine guanine are paired with 3 hydrogen bonds. Am I clear to everybody? तो सर Yes, 3 वाली sir. ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन 2 वाली। जी हाँ बिल्कुल। अब you can draw this structure, label it properly, whatever you have learned up till now you can note it down, then we'll move forward. सरगाफ रूल को अलग से मेंशन कर लेना, डीएनए का स्ट्रक्चर बना लो, बॉन्ड्स लेबल कर लो। सिर्फ वो जो आपने अनइक्वल फोर्सेस वाली और बात करी उसको जरा लिख देना ताकि कीवर्ड्स याद रहें। सब कुछ मैं लिख दूं, खुद लिखो। लिख दूं मैं। सर वो मीटिंग आपसे शायद हो नहीं पाई थी,
तो सर हमने ये डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सारे A2 के स्टूडेंट्स जो अपेयर हो रहे हैं एग्जाम से लोग सबकी छुट्टी होगी। उसके बाद फिर ये लोग वापस रिज्यूम करेंगे 2 नवंबर से। उसके बाद फिर 14 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक इनके MCQ से छुट्टी होंगे और वो जो बीच में गैप आएगा 2 नवंबर से 14 का 12 दिन का, उसमें ये लोग पढ़ेंगे A2 कंप्लीटली। एंड ट्यूजडे को वेलकम पार्टी के बीच लेक्चर है 7 ऑनवर्ड्स, तो प्लीज सर आप आ जाइएगा। सारे टीचर्स आ रहे हैं तकरीबन, आप आएंगे तो अच्छा भी लगेगा सब बच्चों को और हमें भी। हो गया बेटा? नो सर। निमरा नोट कर लिया बेटा? सर अभी कर रही हूँ। फर्जा आपने किया बेटा? जी सर कर रही हूँ। सर वो अनइक्वल फोर्सेस वाली बात दोबारा रिपीट कर दे। बेटा नाइट्रोजन बेसिस में जब पेयरिंग होती है तो यू कैन सी कि एडेनिन एंड थाइमिन आर पेयर्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हेreas साइटोसिन एंड guanine are paired by 3 hydrogen bonds, so that creates an unequal balance between two strands, two complementary strands, that results in twisting of the two strands, and this twisting normally occurs after every